और मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मुझे शो मिला है। शो के एक हफ्ते तक मेरे इन लॉज मुझे पूछते थे कहाँ जा रही हो, हाँ वो कुछ एक फिगर आउट हो रहा है, एक लुक टेस्ट पे जा रही हो, एक ऐसा चल रहा था। जितना भी ये पॉपुलर शो है और जितना भी प्रेशर है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने इस रोल को वैसे ही अप्रोच किया जैसे मैं अपने हर रोल को अप्रोच करती हूँ। एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगी। कास्टिंग में भी लोग पूछते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भेजिए, उनको आपके ऑडिशन से लेना देना नहीं है, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भेजिए। आप घर पे मीटिंग्स के लिए मत जाओ, आप 7-8 बजे के बाद कोई स्टोरी रीडिंग के लिए मत जाओ। यू ऑल्सो नो कि आपने भी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया है। जैसे दलजीत कौर आप जानते हो, वो मेरे पहले शो से मेरी फ्रेंड है, वो हर चीज़ से बाहर निकल आएगी क्योंकि जो मैंने उनकी जर्नी देखी है एंड जेडन उनके साथ है, वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। टीवी को एक सेकेंडरी मीडियम या एक लोअर मीडियम माना जाता है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा बजट्स अभी भी टीवी के वैसे नहीं है। टीवी में एक्टर्स भी डेफिनेटली अंडरपेड है। आजकल टीआरपी बेस्ड इतना है कि 3-3 महीने में शोज ऑफर जा रहे हैं। सो वो एक सीरियस कंसर्न है बिकॉज बहुत लोग एक्चुअली मुंबई आते हैं अपना सब कुछ छोड़ के। यहाँ बहुत बार है कि मैं अफेक्ट होती हूँ बिकॉज कभी कभी फैमिली पे कमेंट्स आते हैं। कंज्यूम करते हो आप पॉडकास्ट? जी कभी कभी, यूजुअली बहुत इंस्पिरेशनल होता है और आजकल तो हम सब सोशल मीडिया पे ही देखते रहते हैं, तो बहुत पॉडकास्ट, इनफैक्ट मुझे प्रियंका चोपड़ा जी के पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी इंस्पायरिंग। सो ओके, इसके अलावा और कोई? बहुत सारे ऐसे लोग हैं बट रैंडमली जो भी मैं देखती हूँ वो कंज्यूम करती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि डिजिटल मीडिया पे जो बहुत कुछ होता है बट जो अच्छा है हम वही कंज्यूम करते हैं। तो जी, टाइम मिल जाता है आपको? हाँ, टाइम अभी ऐसी चीज़ है, अगर आप निकालना चाहो तो मिल जाएगा। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि डेफिनेटली दिन बिजी होता है, बट आई थिंक प्रायोरिटी, जो चीज़ हमें करना पसंद है उसके लिए तो टाइम हम निकाल ही लेते हैं, और सोशल मीडिया के लिए तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। एयर होस्टेस बनने वाले थे आप, और इसके बाद वाओ, ये आपको एक्चुअली कहाँ से पता चला आई डोंट नो, बहुत कम लोगों को ये पता है। बट जी, सो मेरे लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज एक्चुअली, मम्मी एयर होस्टेस रह चुकी है, या मतलब 10-12 साल मम्मी एयर होस्टेस रह चुकी है। तो होता है ना कि सिंगर की बेटी सिंगर, एयर होस्टेस की बेटी। तो मैंने ट्राई डेफिनेटली किया और पास हो गई 1 गो में सारी। जहाँ पे पढ़ने की बात थी, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, बहुत, मतलब मैं वही हूँ जो चश्मा पहन के फर्स्ट बेंच पे बैठती है। तो पढ़ने की बात ही सब हो गया, बट जब मेरा फर्स्ट ट्रेनी फ्लाइट था, जब मुझे हाथ में सर्व करने की बारी आई, तब मुझे लगा कि मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी भर ये कर सकती हूँ। और उससे पहले मैंने एक्चुअली बचपन में एड्स किए थे और एक म्यूज़िक वीडियो आया था, गोरी है कलाइयाँ, बप्पी लहरी जी का। जी, उनका इन अ वे लाइक कमबैक रीमिक्स था। तो वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, तो लोग मुझे पहचानते थे और कहते थे आप यो गोरी है कलाइयाँ गर्ल, एंड वो आप यहाँ क्या कर रहे हो? सो आई वाज लाइक नहीं, आई थिंक दैट इज़ माय पैशन, एंड अपने पैशन को मैं मारना नहीं चाहती। सो मुझे लगा आई विल गिव इट अ ट्राई, तो स्टेबिलिटी एक फैक्टर था घर में, जहाँ पे मम्मी, हाँ डेफिनेटली, बिकॉज हम एक ऑल वुमेन्स बैकग्राउंड से है, मम्मी सिस्टर हमेशा रहे हैं। तो मम्मी का ये था कि कमाओ और कमाना शुरू करो, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में ये होना चाहिए फोकस। तो वो एक थोड़ा सा डर था, लेकिन आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का पहला डिसीजन था जहाँ पे मैं बहुत डरी हुई थी बट मैं बहुत स्ट्रांग थी, और मैंने वो डिसीजन अपने लिए लिया, मैंने क्विट किया। एंड पहले ट्रेनी फ्लाइट भी नहीं लिया एक्चुअली, मैंने क्विट किया और मैंने कहा नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी और देखते हैं जो होगा, देखते हैं। तो अर्ली एज में जो जैसे आपको मिल गया था एल्बम, आपने कर लिया था जी, 16 साल में, और उसके बाद आपने फिर भी उसके बाद आपने फ्लाइट, क्योंकि मतलब था कंफ्यूजन कि पता नहीं ये इंडस्ट्री में काम मिले ना मिले। डेफिनेटली स्टेबिलिटी एक फैक्टर है ही, और एक था कि मेरी सिस्टर भी चीज़ें देख रही थी घर पे, मम्मी देख रही थी, एवरीवन वाज वर्किंग, तो एक खुद के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं, मुझे भी कमाना है, मुझे भी चीज़ें करनी है घर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे डेफिनेटली। तो वो था कि उसमें अपने ड्रीम को परस्यू करो, या फिर जो स्टेबल है, जो सही है, जहाँ पे एक नौकरी करो।
वो डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो था ही, वो दिल और दिमाग के बीच में वो जंग थी ही। बट जैसे मैंने कहा कि वो मेरा फर्स्ट लाइफ का डिसीजन था, जो मैंने कहा कि, और मम्मी ने एक चीज़ कह दी थी कि अगर तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन घर का ख्याल भी तुम्हें इतना इतना रखना पड़ेगा। तो वो प्रेशर एक साथ आ गया था। उन्होंने कहा ऑल्सो, आई थिंक उन्होंने, तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, आप रिबेल होते हो जब आप यंगर हो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आते। तो मैंने कहा लेकिन ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ एंड ये वो। मम्मी ने कहा नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी सीरियस हो तुम। तो मुझे वो लग्जरी कभी नहीं मिला, यू नो, कि हाँ आराम से करो ऑडिशन, आराम से जो रोल, ये ऐसा वाला नहीं था। वो था कि नहीं, मैं सीरियसली ये कर रही हूँ, तो जिम्मेदारियां भी पूरी करूँगी घर के तरफ, वो सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत कम लोगों को ये पता है, बट मैंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट के भी रोल किए हैं, यू नो, या व्हेन आई स्टार्टेड। एंड बिकॉज वो एक था कि नहीं, अभी घर के तरफ भी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह सकती ये मेरा सपना है तो मैं जो चाहे आराम से होगा, मज़े से होगा, नहीं। एक सर्टेन अमाउंट घर पे भी मैं दूंगी, ये खुद के लिए भी एक प्रेशर था। सो या आई थिंक वो सारी चीज़ें ने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ, आई थिंक। तो जब आपको ये फैसले के बीच में आप चल रहे थे कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, घर पे जिम्मेदारियां हैं, सारी चीज़ें, तो वो जो रिबल लड़की थी वो अपने आप को कैसे समझौते में डाल रही थी? क्या मतलब उसका माइंडसेट कैसे था उस दौरान? कितना स्ट्रांग कर रहे थे, नहीं मुझे लेना करना है, नहीं यार जिम्मेदारी है, इन दोनों के बीच में कैसे अपने माइंडसेट को रेडी कर रहे थे आप? मुझे खुद ही नहीं पता एक्चुअली। वो कहते हैं ना, एक जादू सा टेक ओवर करता है आपको जब आपको पता होता है कि नहीं ये मुझे करना है ज़िंदगी में, और मैं एक ही ज़िंदगी है मैं नहीं कर सकती कि मैं कुछ और करते रहूं और फिर यू नो जहाँ पे मन नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैं यू नो सबको ये कहूँगी, सब कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, ड्रीम्स को फॉलो करो, वो सही है, लेकिन आप उसमें रियलिटी भी ढूंढो। जैसे मुझे पता था कि ठीक है चलो मुझे ये करना है, तो मैं एक एक दो दो साल परफेक्ट रोल के लिए इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे पता है कि जो रोल मुझे मिलेगा उसे मैं परफेक्ट बनाऊंगी, यू नो। मैं ऐसा कुछ छोटे मोटे, देयर हैव बीन टाइम्स, दिस इज, ये कभी शेयर नहीं किया है मैंने, कि मैं एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना, बैकग्राउंड आर्टिस्ट वाले भी रोल किए हैं जहाँ पे डायरेक्टर ने मुझे पीछे देखा है, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में मैं हीरोइन हूँ, भले मैं पीछे खड़ी हूँ। आई रिमेंबर ये साउथ की एक एड थी, डायरेक्टर ने कहा कि आप इधर आ सकती है। अच्छा, उन्होंने आगे बुलाया आपको? उन्होंने मुझे आगे बुलाया, और दैट वाज आल्सो, वो भी एक था मेरा पूरा कॉन्फिडेंस, और मुझे लगा कि चलो मैं जो भी कर रही हूँ कोई देख रहा है। होता है ना कभी कभी आप कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो पर आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है। सो उन्होंने कहा कि आप कपड़े चेंज कर लोगी प्लीज़, और जो मतलब जो भी मेन आर्टिस्ट थी उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक्चुअली मैं वो लुक ढूंढ रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, ये वो करके, एंड आई बिकेम द मेन मॉडल उस एड की। सेम शूट सेट पर वो 15-20 मिनट के जब कैमरा ऑन हुआ और उन्होंने लाइटिंग चेक कर रहे थे, तब उन्होंने वो सीक्वेंस बदला, एंड साउथ के डायरेक्टर थे, एंड आई वाज लाइक ओके कहीं ना कहीं मैं सही जा रही हूँ। और उसके बाद चीज़ें होती गई, एंड जैसे मैंने कहा, मैंने कभी अपने लाइफ में कि वो एक ऐसा रोल है जब तक वो नहीं आता मैं कोई काम नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं किया। क्या कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है जब आपको अचानक से पीछे से आगे बुला लिया जाता है या प्रेशर आ जाता है? क्या आप कैसे बताएंगे? बहुत एक प्रेशर भी होता है कि ओके अभी तो देख रहे हैं सब फाइनली, तो डू योर बेस्ट, लेकिन ऐसा लगता है जो आप महीनों से सालों से बिहाइंड द सीन्स कर रहे हो, या यू नो वो फाइनली किसी ने देखा। बिकॉज मेरे फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड, हम वहाँ से आते नहीं है जहाँ पे यू नो कनेक्शंस थे या कुछ, तो जो भी किया खुद ही सेट पर गई, खुद ही सीखा। कभी कोई डायरेक्टर्स की गाली भी खाई जिन्होंने एक्चुअली मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने में। लेकिन आई कैन लिटरली से दैट टुडे आई एम प्राउड, यू नो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है वो खुद ही तय किया। बहुत गलतियाँ भी की होगी, बट वो मेरी गलतियाँ हैं, यू नो, वो सब कुछ मेरा है। तो डेफिनेटली प्रेशर तो आज भी है। मैं कहती हूँ आज भी जब मैं कोई सेट पे जाती हूँ मुझे फर्स्ट डे वाली नर्वसनेस ही होती है।
अब मैं अभी भी नर्वस हूँ सो वो हमेशा, एंड आई थिंक वो अच्छा है, वो ज़रूरी है, वो बॉडी में एक वो रहना, नर्वसनेस, वो ज़रूरी है। मतलब आप बेटर करना चाहते हो, मतलब आपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ली है चीज़ें, और आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि क्या बेटर हो सकता है, मैं कैसे बेटर, आज भी वही चल रहा है। मैं रोज़ सेट पर जाती हूँ, हमें सीन्स मिलते हैं, मैं वही सोच रही हूँ ये सीन लिखा तो ऐसे है, पर इसको कोई अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, और लोग मुझे पसंद करेंगे क्या। वो सारे ऐसा तो नहीं कि आज मैं खराब दिख रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने ये डायलॉग बराबर से, आज भी वही है। कुछ मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट डे से अब तक बहुत कुछ बदला है, बट बहुत कुछ बदला नहीं भी है। राइट, प्रोसेस तो वही है। जी। आप ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में चेंजेस आते हैं, जी, पर एज अ आर्टिस्ट तो प्रोसेस वही है। मुझे ये बताइए क्या फ़र्क पड़ जाता है जब आपके पीछे कोई एक सपोर्ट हो, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं था, अगर कोई हो तो कितनी मदद मिलती है, क्या नहीं मिलती है, और खुद को कैसे रेडी रखना रहता है? जी डेफिनेटली, एक तो ट्रेनिंग प्रोसेस, मैं ट्रेंड नहीं थी एज एन एक्टर, तो अगर आपका एक सॉलिड बैकिंग है तो आप इस इंडस्ट्री में ट्रेन होकर ही आओगे। डांस क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, ये वो डिक्शन, ये वो 10 चीज़ें रेडी रहेगी, एक्टिंग क्लासेस, सब कुछ, तो आप एक थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर ही आओगे। यहाँ पे जब मैं आई थी तो मेरी लर्निंग ही ऑन सेट थी, मैं सीख ही रही थी ऑन सेट चीज़ें देखकर, ये वो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आपने काम किया, अभी मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये मैंने क्या किया और क्यों किया, तो वो अगर एक ट्रेनिंग होती है, ऑल्सो सही जगहों पर जाना, सही कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाना या प्रोडक्शन हाउसेस में जाना, वो सब लिटरली एक स्क्रैच से शुरू होता है जब आपके कनेक्शंस नहीं है। एंड आप बहुत सही लोगों से भी मिलते हो, आपका वक्त भी बहुत ज़ाया होता है, टाइम वेस्ट भी करते हो, सो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। पर ये हो सकता है कि अगर आपके कनेक्शंस है या आप कोई फिल्म बैकग्राउंड से आते हो तो शायद उन पे जो प्रेशर है वो मुझ पे नहीं है, उन्हें शायद 1000 लोग देख रहे हैं, मुझे शायद 2 लोग देख रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ वेंचर तो फिर शायद 500 लोग देखेंगे, बट उन्हें तो पहले से ही 100 आंखें उन्हें देख रही है। हाँ, क्योंकि वो किसी से रिलेटेड है, और है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, मुझसे किसी के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे ही नहीं। सो आई थिंक प्रोज और कॉन्स है। आपने जब अपनी जर्नी शुरू की तो क्या चीज़ें फेस कर रही थी, जैसे आपने उसका जिक्र किया अभी, या कोई एक नया आर्टिस्ट आता है तो ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन कर सके तो क्या? जी, एक तो लुक्स को लेके बहुत ये था कि नहीं आप ऐसी दिखती है, आप वैसी दिखती है, नहीं आप ग्लैमरस रोल ही कर पाएगी, अच्छी दिखती है आप काफ़ी नहीं वो तो है, बट आप अच्छे दिखते हो तो आप ग्लैमरस नेगेटिव वैसे रोल कर पाओगे। अगर आप एक टाइप कास्ट वाली चीज़ के जो डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये सब के दिमाग में, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स, सबको मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन काफ़ियों के दिमाग में रहता है कि अगर आप बहुत सिंपल दिखते हो बहुत, तो फिर आप पॉजिटिव लीड हमें वैसे, तो वो सारी चीज़ें बहुत हो चुकी है मेरे साथ, जहाँ पे मुझे बहुत वक्त तक लोगों को ये कहना पड़ा कि नहीं कि मैं एक हर तरीके का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ। मतलब मैंने शुरुआत की थी एक मिडिल क्लास चॉल वाली लड़की, जो संतान मेरा शो था, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स किए, ग्लैमरस, मैंने बहुत सारे नेगेटिव साइकोटिक रोल्स भी किए, अब जो कर रही हूँ एक सिंपल मॉडर्न सुलझी हुई हाउसवाइफ, कॉमेडी भी किया है, ड्रामा भी किया है, बट वो ब्रेक करने के लिए, बिकॉज हमेशा मुझे ये आता था कि अरे आपने ये रोल बहुत अच्छा किया तो अभी ऐसे ही रोल में आपको कास्ट करेंगे बट एज एन एक्टर आप एक टाइप का रोल नहीं करना चाहते हो, तो एंड आई एम फॉर्चुनेट, टच वुड, कि ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि कभी रोल छोटा भी होता था ना तो मैं कर लेती थी ये सोच के, और ये हुआ है जैसे किसी ने कैमियो के लिए बुलाया है और फिर पता चला है कि नहीं ये 2 साल चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली TRPs एंड कैरेक्टर अच्छा डेवलप हो रहा है, तो मैं भी ऑब्वियसली अपने इनपुट्स डाल रही हूँ, तो ये सब चैलेंजेस थे। एंड बहुत सारे दूसरे तो चैलेंजेस थे ही, जैसे गोइंग टू द राइट पीपल, पता ही नहीं कि कौन सा राइट प्रोडक्शन हाउस है, क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, नो फॉर्मल ट्रेनिंग, तो वो सब, उतने फॉर्मल ट्रेनिंग के पैसे ही नहीं थे इवन ग्रूमिंग, खुद को लोगों को देखकर सीखना, एंड विथ टाइम समझना कि आप जा रहे हो तो एक ब्रांड पोजिशनिंग,
वो सारी चीज़ें मैंने तो लोगों को देख देख कर और मैं लकी हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे कुछ दोस्त बने इंडस्ट्री में, जो अभी भी है, जैसे दलजीत कौर, आप जानते हो, वो मेरे पहले शो से मेरी फ्रेंड है, मतलब अभी हमें 17 साल हो चुके हैं। तो या आई रिमेम्बर कि मेरे फर्स्ट शो में भी मेरा मेकअप अच्छा नहीं होता था, वो बैठ के मुझे सिखाती थी कि पूरा मेकअप निकालो, फिर से मेकअप करो, फिर से करो, फिर से। तो लड़कियों के बीच में स्पेशली को एक्ट्रेसेस, लोग कहते हैं कंपटीशन इतना होता है, बट वो शी यूज्ड टू वांट द बेस्ट फॉर मी। ओके, तो ठीक है। मुझे ना उस माइंडसेट के बारे में बताइए कि जब आपने कहा कि चीज़ें मुश्किलें थी, तो आप कैसे अपने आप को रखे, क्योंकि एक तरफ आप टाइपकास्ट हो रहे थे, चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें टाइपकास्ट हो रही है, लेकिन एक तरफ आपकी ज़रूरतें भी थी, काम मिलना चाहिए क्योंकि मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बीच में कैसे बैलेंस कर रहे थे आप? जी, सो मैं लकी भी हूँ कि मुझे बहुत सारे एड्स और ये सारी चीज़ें भी मिलती गई, और उस दौरान वही है कि छोटे मोटे रोल्स ये सब भी मैं कर रही थी, जैसे कैमियोज करती थी या सेकंड लीड सपोर्टिंग आर्टिस्ट, ये सब भी मैं करती थी, बिकॉज आई एम लाइक कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना ज़रूरी है, और मेरे लिए खास करके बहुत ज़रूरी था। तो वो ऑप्शन ही नहीं था कि हम 1-2 साल रुके जब तक हमें वैसा रोल ना मिले जैसे हम चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक बैलेंस बनता गया, और जैसे ही मैं लकी हूँ कि जैसे ही लोग देखते गए कि अच्छा ये कर रही है, जैसे एड्स में भी एक दौरान ऐसे आ गया था जहाँ पे लोग कहते थे कि हमें सुनैना जैसी कोई चाहिए। तो इतना वो हो गया था कि ओके, यंग वाइफ मतलब सुनैना फौजदार, तो ये सब हो गया था। तो काम मिलता गया। बाकी मैं तो अपनी मेहनत, वो एड शूट हो या सीरियल शूट हो या बड़े से बड़ा कुछ हो, उतनी ही मेहनत की और उतना ही एक्साइटमेंट रखा। राइट। तो इस बातचीत में आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कि पहले तो एक राइट पीपल तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग भी हैं। एनी एक्सपीरियंसेस आपको रहे हैं रॉन्ग पीपल से साथ, जो चीज़ें आप आने वाली जनरेशन या जो भी एक्टिंग में आ रहा है उनको समझाएं कि कैसे अपने आप को संभालना है? एनी एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं? एक तो मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक लड़की जब आप हो तो आपको एक आइडिया, एक इंस्टिंक्ट, एक एनर्जी मिल जाती है कि बट मुझे लगता है बहुत बार बहुत सारे लोग ये इग्नोर करते हैं, और इग्नोर इसलिए करते हैं बिकॉज मजबूरियाँ, या फिर आपको लगता है कि ओ ये हाथ से छूट जाएगा, ये नहीं मिलेगा। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, और अगर वो आपके लिए नहीं है तो आप कितना भी गिव इन करो कोई भी सिचुएशन में, वो आपके पास नहीं आने वाला है। बिकॉज इवेंचुअली टैलेंट ही एक चीज़ है जो आपको लेके जाएगा, नॉट एनीथिंग एल्स। आप किसी के दोस्त हो, आप किसी के साथ पार्टीज में जा रहे हो, आप किसी के साथ कॉफी डेट पे जा रहे हो, वो आपको काम नहीं दिलवाने वाला है, नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मुझे काम मिला है, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये मैंने बहुत लकीली जल्दी सीख लिया था। और सेकेंडली एडुकेशन एक चीज़ है जो आपके पास होनी ही चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी वाज लाइक नहीं, एडुकेट पहले होना, बहुत फ़र्क। मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं वर्कआउट होगा ना, मैं कॉल सेंटर ज्वाइन कर लूँगी बट मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी जो मेरे रिस्पेक्ट के खिलाफ जाए। तो वो सारी एक बैकअप होना, मेरा एडुकेशन मेरा बैकअप था। और आपको पता चल जाता है। अगर आज हम कहे कि मुझे पता नहीं चला, उन्होंने, आप घर पे मीटिंग्स के लिए मत जाओ, आप 7-8 बजे के बाद कोई स्टोरी रीडिंग के लिए मत जाओ, स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं होता है वो। और मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये सब चीज़ों का एक पता चल जाता है। आप लड़की हो, आपको पता चल जाता है, बट आप उसको इग्नोर करते हो मजबूरी के चक्कर में या प्रेशर के चक्कर में, तो ऑफकोर्स फिर यू ऑल्सो नो कि आपने भी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया है। बट वो चीज़ों का ध्यान रखें आप। बाकी जिन्हें आपको काम देना है वो आपको देंगे आपके ऑडिशन के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे। बिकॉज आपको सेट पे ले जाके इफ़ यू आर नॉट, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो वो बाकी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है। राइट। आपने अदालत, सावधान इंडिया, एक रिश्ता, साझेदारी का, बेलन वाली बहू, ऐसे शोज किए थे। क्या रिस्पॉन्स मिल रहे थे फैंस से? बहुत अच्छे ही। इनफैक्ट बिफोर तारक मेहता मैंने बेलन वाली बहू किया था, जो एक कॉमेडी शो है, और बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। बहुत एक स्टारकास्ट भी बहुत बढ़िया थी। सुधीर पांडे थे, धीरज जी अपने वो थे, देवेन भोजानी डायरेक्टर थे। सो उनके साथ काम करके तो मतलब माइंड ब्लोइंग। क्रिस्टल थी, बहुत लोग थे, सिकंदर मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे थे। मतलब
स्टार कास्ट ही ऐसे था, तो बहुत मज़ा आया। और मुझे ऐसा लगा है कि कभी कभी बहुत अच्छा काम भी अगर पॉपुलर नहीं हुआ है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और कभी ये मैंने मेरे करियर में देखा है कि, और मैंने सुना भी था एक करीबी दोस्त से कि काम चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर वो कोई नहीं देख रहा है तो फिर उसका मतलब नहीं है। और काम चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो सब देख रहे हैं एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में, तो वो ही फायदेमंद है। सो बहुत शोज तो किए, मतलब आई थिंक 8-10 शोज किए होंगे। एक रिश्ता साझेदारी का भी किया था उससे पहले, जो बरजातिया का शो था, और वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो टीम बहुत अच्छी थी। बहुत ऐसे शोज किए, कबूल है, एक रिश्ता, एंड इनफैक्ट मैंने साउथ की फिल्में भी की है, 2 कन्नड़ा फिल्म की जी। सो म्यूजिक वीडियो के बाद जब मैंने वो एयरलाइन का जब नहीं हुआ, तब मैंने साउथ की फिल्में भी की। अच्छा, तो आप वहाँ पहले साउथ चले गए? जी, मैंने साउथ की फिल्में की और फिर यहाँ पे टेलीविजन किया। ओके। तो कंटिन्यू में क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम आती है साउथ में कंटिन्यू वर्क करने में, क्योंकि आप यहाँ पे लोकेटेड है, ये इशू आ जाता है? वो तो है, लैंग्वेज एक बैरियर है डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा कि हमेशा मुझ में वो एक रहा है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो इनिशियली वो हो नहीं पा रहा था, बिकॉज लैंग्वेज एक सबसे बड़ा बैरियर था। और मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं साउथ में फिल्म कर रही हूँ और यहाँ पे टीवी कर रही हूँ तो उसमें कुछ अलग नहीं। मेरे लिए टीवी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट, मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में जो भी मिला है वो टेलीविज़न से मिला है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत मानती हूँ। तो ऑफ कोर्स कोई अच्छी फिल्म आए तो ग्रेट, जहाँ पे कोई एक अच्छा रोल मिले, बट मेरे लिए कभी ऐसा फैसिनेशन नहीं रहा है कि नहीं मुझे तो सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखना है, या ऐसा नहीं रहा है। एज एन एक्टर मैं एक्टर हूँ, तो वो सेटिस्फाई करना है। क्या फ़र्क आ जाता है फिल्म और टीवी की प्रोसेस में? बहुत टाइम मिलता है आपको फिल्मों में, बहुत टाइम। हम 1 सीन या 2 सीन पूरे दिन में कर रहे हैं, 12-13 घंटे में। फिल्मों में ऑब्वियसली साउथ का एक अलग डिसिप्लिन है। 5 बजे विथ मेकअप में सेट पर रेडी होती थी सुबह, सो एक अलग डिसिप्लिन है। तो वो है, ब्रेक टाइम एग्जैक्ट 12:30 बजे होगा ही होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड फिल्मों में आपको टाइम मिलता है जो टेलीविजन में नहीं मिलता। आपको रोल प्रिपेयर करने के लिए एक सीन में कि अच्छा ये लाइन को ऐसे भी कर सकते, वो कर सकते, बहुत शॉर्ट्स लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स बट लिमिटेशंस है, बजट की लिमिटेशंस है, तो इसके लिए और टेलीविजन में आप मतलब मंडे टू सैटरडे आप ऑन एयर जा रहे हो, तो आप कैसे करोगे? पर टेलीविजन में वक्त नहीं मिलता है। मतलब हमें सीन कभी कभी सेम सीन करने के वक्त ही मिलता है, कभी कभी सीन करते करते अच्छा सुनो ये चेंज हुआ है अभी, तो ऐसे होता है। बट आई थिंक मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली है टेलीविजन करके। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप टेलीविजन एक्टर हो मतलब आप वेल ट्रेन्ड हो, इनफैक्ट बिकॉज मैंने एड्स किए हैं, फिल्में की है साउथ में, आपको वहाँ पे बहुत वक्त मिलता है। आई थिंक हम कम वक्त में ज़्यादा इमोट कर पाते हैं और वेरिएशंस दे पाते हैं, तो आई थिंक वी आर ट्रेन्ड। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है जब हम जैसे बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है यार कि जब हम टीवी में काम करते हैं ना तो फिल्मों में हमें एक नज़रिए से देखा जाता है, यार ये तो एक टाइप वाली रोल एक्टिंग करेगा। ये हो जाता है क्या आर्टिस्ट का, क्योंकि वो कंटिन्यू एक ही फॉर्म में रहता है? पहले शायद ये होता था, कुछ साल पहले डेफिनेटली मैं ये सुनती थी कि ओ टीवी एक्टर ऐसे, ठीक है ओके, बाद में पहले किसी और को ट्राई, वो डेफिनेटली होता था। पर अब नहीं। अब मुझे लगता है बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स ने अपना मार्क बनाया है टीवी में, वेब में, तो अब ऐसा नहीं है। अब आई थिंक बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन कास्टिंग होती है कि अगर आप कैरेक्टर में फिट होते हो, जैसे मैंने कहा कि पहले वो ग्लैमरस और वो सारी चीज़ों को भी लेके बहुत ही ओपिनियंस होते थे, अब नहीं है वो। अब ये है कि आप दिखते कैसे हो, आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो, आपका ऑब्वियसली एक्टिंग टैलेंट, तो वी सी के कितने कैरेक्टर रोल्स पॉपुलर हो रहे हैं, सो बहुत सारे वेब शोज मैं देखती हूँ जो कि जहाँ पे मेरे को लगता है ये कैरेक्टर हीरो था, जो मेन प्ले कर रहे हैं वो तो है ही, बट दिस कैरेक्टर वाज द हीरो। तो अब वो नहीं रहा है कि कौन सा मीडियम, बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स कर रहे हैं। फेड आउट हुआ ये सारी चीजें, फेड आउट हुई है सारी। हाँ एंड थैंकफुली। ओके, अच्छा, क्योंकि आप जो जिक्र कर रही है ना, मैंने अर्जुन बाजवा का इंटरव्यू किया था और मुजम्मिल से, तो उन्होंने भी यही कहा यार हम एक सर्टन लुक में हम अगर हैंडसम दिख रहे हैं तो आजकल कास्टिंग का नज़रिया ऐसा हो गया कि ये
विलेन के रोल में ले लेते हैं या ऐसे किसी रोल में, मतलब वो हमें सूट करते हैं, जबकि वहीं पे कोई एवरेज लुक वाला है उसको वो हीरो दिखाएंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन अच्छे लुक वालों के साथ वो उम्मीद ही नहीं कर पाते कि हम अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये क्या मतलब, ये एक माइंडसेट कहाँ से तैयार ये क्या पहले होता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो आप सुंदर हो तो लोग सोचेंगे कि सुंदर मतलब ये अमीर होगी कोई गरीब लड़की सुंदर नहीं हो सकती, या उसका रंग सांवला ही होगा, ये एक टाइप कास्ट जिस पे मुझे बहुत हंसी आती थी पहले भी। तो मैं कहती थी गांव गांव में जाके देखो यार कितनी सुंदर लड़कियां हैं, ये आप नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ शहर की होगी या जो भी है। बट अभी मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी बहुत अलग अलग टाइप के रोल्स किए हैं रिसेंटली पिछले 5-6 साल में, और जैसे वेब ने भी एक अलग सी दुनिया खोली है सबके लिए, तो जो आई थिंक काम बहुत है, आज काम बहुत है लोगों के पास, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजट्स पे वो असर हुआ है, मतलब हाँ, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, काम सबको आसानी से मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बहुत खुल चुके हैं। तो जिसको अगर डेली सोप में नहीं मिल रहा है वो वेब में कर रहा है, वो शॉर्ट फिल्म्स, वो छोटे छोटे सीरीज आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और इतने लैंग्वेजेस में फिल्म्स पॉपुलर भी हो रहे हैं, बट मे बी बजट के इश्यूज डेफिनेटली है। राइट। एक चीज़ है ना, अभी हमने रिसेंटली सुना भी था और चीज़ें कई लोगों से बात भी की, लाइक शिल्पा शिंदे ने भी आके कहा आजकल अगर आपके इंस्टाग्राम पे 2-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आपको आराम से ले लेंगे, और वहीं हम ट्रेंड एक्टर्स हैं और हमें कहा जाता है, सोचा जाता है ऑडिशन दीजिए और सारी फलाना डिमाका सारी बातें होती है। डू यू फील ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? 100%, बिकॉज ये है कास्टिंग में भी लोग पूछते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भेजिए, उनको आपके ऑडिशन से लेना देना नहीं है, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भेजिए और हम वो देखते हैं। और मैंने सुना भी है, पर मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि लकीली मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, लेकिन ये होता है आप अपना इंस्टाग्राम दीजिए, और उस हिसाब से ये डेफिनेटली गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। बिकॉज ये कोई आप जो रील बना रहे हो 2 सेकंड का या 30 सेकंड्स का, वो आप 15-20 बार शूट कर रहे हो अपने घर में या स्टूडियो में, परफेक्ट लाइटिंग वो सब के साथ आप लिप सिंक कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छे रील बना रही है, ये शी इज द राइट एक्टर। ये नहीं, ये जज नहीं है। और बहुत सारे ट्रेंड एक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं है, डिजिटल मीडिया फ्रेंड, जो घर पर बैठे हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी, बिकॉज हम भी ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हैं, हम भी ब्रांड्स कर रहे हैं, हम भी इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उनके एरिया में जा रहे हैं तो वो भी तो हमारे एरिया में आ सकते हैं। उसका मुझे वो नहीं है कि नहीं इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी हमारा काम करो, हम भी आपका काम करेंगे और साथ में करेंगे, लेकिन सिर्फ उस बेसिस पे आप किसी को कास्ट करो नंबर्स के बेसिस पे, वो बहुत गलत है और वो समझ नहीं आता। लेकिन मुझे बताइए ना, क्या फ़र्क पड़ जाता अगर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आ गए, अगर जैसे आप अभी तारक मेहता का पार्ट है, उसमें किसी बड़े अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लाते, तो क्या उसकी टीआरपी पे, वो तो ऑलरेडी टीआरपी वाला शो है, क्या फ़र्क कर जाएगा उससे? देखिए, मुझे लगता है रीच डेफिनेटली बढ़ती है, बिकॉज उनके फॉलोअर्स जो है उनका वो जो सर्टेन ऑडियंस है वो हमारे शो की तरफ डेफिनेटली आएगा। सो वो डेफिनेटली, अभी आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखो, द फैक्ट इज आजकल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ये सबको इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ऑडियंस लेकर आ रही है। लेकिन द सेकेंड पार्ट इज कि क्या वो परफॉर्म कर रही है वहां पे, वो सिर्फ उनके परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। फिर आपके मतलब कितने भी 30 मिलियन फॉलोअर्स भी हुए, लेकिन अगर आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जो कंटेंट उस शो को चाहिए, तो फिर वेस्ट हो गया। फिर तो वो मतलब बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी कि कोई और आके कुछ परफॉर्म कर लेता, इनफैक्ट वहां से उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते। बिकॉज मैं आजकल ऐसे भी शोज देख रही हूँ जहाँ पे ना लोग उस चक्कर में आ रहे हैं, बट वो नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, या कर पा रही है, और इतने फॉलोअर्स का फिर कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, दोनों का एक साथ मेल हो कि उसके फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं और वो अच्छा भी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर विन विन सिचुएशन। राइट। लेकिन इससे प्रेशर नहीं आ जा रहा है, मतलब जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है लेकिन वो अपने आप को इतना दिखाना पसंद नहीं करता, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो नहीं पसंद करते कि मेरी हर चीज़ उस पर जाए, लेकिन अब उसके ऊपर प्रेशर है कि यार तुझे पेज बड़ा करना है, तो ये प्रेशर आ रहा है। हाँ? है, ये प्रेशर तो है, और मैं कहूँगी कि ये प्रेशर हम पे भी ऑन अ रेगुलर बेसिस है, जिनके फॉलोअर्स है उन पे भी है और जिनके नहीं है उन पे भी है, बिकॉज ये कांस्टेंट। बट मुझे लगता है कि वक्त के साथ आगे बढ़ना यही नियम है
यही आपको सिखाता है जीवन कि आप वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ो। वरना अगर हम सोचेंगे कि नहीं जो 10 साल पहले हो रहा था हम उसी पेस में जाए, तो वो एज एन एक्टर पॉसिबल नहीं है। सो मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ कि मैं खुद इस चीज़ पर वर्क करती हूँ। मैं मेरे सोशल मीडिया को भी वक्त देती ही हूँ। तो जैसे आज छुट्टी है तो बट सोशल मीडिया को भी वक्त दे रही हूँ। तो ये एडेड प्रेशर है, बट सब कर रहे हैं। और ये ही आगे जाके जेनजीज अल्फा जनरेशन जो भी है, जो आने वाली है हमें पता एआई के ज़माने में है हम। सो बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही है एआई से ऑलरेडी। तो अगर हम सोचते रहे नहीं हम तो उससे हम पेपर पेन से ही करते रहेंगे, हम नहीं, तो वो नहीं वर्क करेगा। यूज करते हैं आप एआई का पर्सनल डेली यूज लाइफ में? चैट जीपीटी डेफिनेटली चीज़ें आसान करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना यूज़ करूँ, क्योंकि वो मेरा दिमाग रिप्लेस कर रहा है। तो एक खुद को एक ट्रेनिंग देने की कोशिश करती हूँ, नहीं मत यूज़ करो, जितना पॉसिबल है सोचो। जैसे क्रिएटिवली जो हम पहले सोचते थे, आज आप एक आइडिया लिख दो, आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी। कोशिश करती हूँ, बट मुझे लगता है फिर भी ह्यूमन को वो मुझे लगता है रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, फैंस के लिए बताइए, सुनैना चैट जीपीटी पे क्या सबसे ज्यादा सर्च करती है या क्या? ओह गॉड, दैट इज अ सीक्रेट, बट दिस इज फनी। सो आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम कैप्शंस, ओके, ये मैं बहुत सर्च करती हूँ। ऐसे नहीं है, माई फैंस शुड नो, काफ़ी कुछ मेरा भी होता है इनपुट, बट इंस्टाग्राम कैप्शंस ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ कर रहे हो या बिजी, कि क्या सोचो ऐसा। और मुझे थॉट डालना अच्छा लगता है अपने हर एक, अगर आप मेरा पेज भी देखोगे तो हर एक चीज़ में, तो कोशिश कर, बट कभी कभी ऐसे चीटिंग वाले दिन भी होते हैं। इंस्टाग्राम कैप्शंस, शायरी भी कभी कभी कोशिश की है बट हाँ, बट कभी भी किसी को शायरी ऐसी बोली नहीं है चैट जीपीटी पे देख के, नहीं, वो मैं नहीं करती। अच्छा, उसके लिए मैं ऑनेस्ट हूँ। ओके, वेरी नाइस। टीवी की सबसे बड़ी पावर और कमजोरी क्या समझती है एज अ टीवी आर्टिस्ट? आप इस पर काम कर रही हैं, क्या समझती हैं, क्या है? आई थिंक पावर ऑफ टेलीविजन इज रीच। जितने लोगों तक वो पहुंचता है। अब टीवी सेट हर घर में है, जो लोग आजकल थिएटर नहीं भी जा रहे हैं उनके घर पे है, हर जगह। तो एक मास ऑडियंस का जो रीच है वो टीवी डेफिनेटली है। एंड आई थिंक वीकनेस मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी टीवी को एक सेकेंडरी मीडियम या एक लोअर मीडियम माना जाता है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा, बजट्स अभी भी टीवी के वैसे नहीं है। जैसे अगर आप फिल्मों के देखो, 100 करोड़ 200 करोड़ ये वो जो भी कर दिया, टीवी में एक्टर्स भी डेफिनेटली अंडरपेड है। पहले का ज़माना अलग था मुझे लगता है, जहाँ पे कम टीवी शोज थे, सिलेक्टिव, ये ये 8-10 लोग अच्छा कमा रहे हैं, सुपरस्टार्स ऑफ टेलीविजन। अब वो नहीं है, अब देयर आर नो सुपरस्टार्स इन टीवी। तो बजट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है जो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट हम दे रहे हैं, जैसे कोविड में अगर आप देखो तो हमें जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो टीवी था, और अब उसी ने काफ़ी लोगों को पॉजिटिव रखा। तो जैसे हमारे भी शो की मैं बात करूँ तो मुझे बहुत लोगों ने कहा है, हॉस्पिटल्स में हमारा शो 24/7 चलता है। डॉक्टर्स वो रखते हैं वो टीवी सेट्स, तो वो एक बहुत, मतलब आप लिटरली अंदर से आपको वो जगाए रखता है, एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बजट्स का थोड़ा सा वो है। वो बजट्स को लेके काफ़ी वो भी होते हैं ना, लाइक कि टीवी आर्टिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टीवी में काम करने को लेकर कि 90 डेज़ का जो उनका एक मार्क रहता है, क्या या हाँ क्रेडिट पीरियड रहता है, और उसके बाद फिर चीज़ें, उसके बाद भी अगर शोज़ के साथ कुछ उल्टा नीचा हो गया तो आपके पैसे अटक जाते हैं। ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आई थिंक डेफिनेटली वो 90 डेज क्रेडिट पीरियड तो ज़्यादा है ही, तो वो चीज़ें। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत सारे नए प्रोडक्शन हाउसेस है, अगर आप आपको पता नहीं है कब शो क्या होगा, और आजकल टीआरपी बेस्ड इतना है कि 3-3 महीने में शोज ऑफर जा रहे हैं। सो वो एक सीरियस कंसर्न है, बिकॉज बहुत लोग एक्चुअली मुंबई आते हैं अपना सब कुछ छोड़ के। तो डेफिनेटली वो चीज़ एक कंसर्न है कि जहाँ पे या तो एक एडवांस होना चाहिए, या तो एक जैसे हम जॉब्स में देखते हैं एक फंड होता है जो सिक्योरिटी के लिए होता है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में ऐसा कुछ है नहीं, बट वो कुछ चीज़ें एक सिस्टमैटिक लेवल पे वर्कआउट होनी चाहिए। बिकॉज उस वजह से आप देख रहे हो बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। रिसेंटली हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन, ये सब एक्टर्स जो अभी अभी आए हैं, ये सब फेस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो डेफिनेटली मनी एक बहुत बड़ा
रीजन है। बट कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर आप उसका पार्ट है, आप देख रहे हैं जैसे ये सारी चीज़, क्या ये सारे कंसर्न्स को प्रोडक्शन हाउसेस तक जा रहे हैं, लोग आर्टिस्ट अपनी बातें का रख रहे हैं? आई थिंक रख रहे हैं डेफिनेटली, सबको सब कुछ पता है, बट कहीं ना कहीं एक गैप है कम्युनिकेशन का। और एक मुझे लगता है जैसे कभी कभी ये होता है कि चैनल एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे रही है प्रोडक्शन हाउस को, इसीलिए वो आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे लगता है एक पूरा एक चेन है, पूरा एक सिस्टम है जिसका बदलना ज़रूरी है। और ये भी होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के लिए अग्री कर लेते हैं, तो वही है कि अगर आप कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो तो क्लियरली जो कर रहा है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो काम तो चलते रहेगा, काम बंद नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली है। तो ये एक्चुअली लोअर हर लेवल पे खुद से ही शुरू होता है, हर इंसान को खुद से ही वो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो नहीं, लेकिन बाकी सब नहीं, सब जिम्मेदार है। ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। क्या देख पा रहे हैं, मतलब कहाँ से आप अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कहाँ से चेंजेस आ सकते हैं? लाइक क्योंकि प्रोडक्शन तो चैनल का नाम ले रहा है, चैनल जो है वो ऊपर की रीज़न दे देगी, एडवर्टाइजिंग की तरफ दे देगा, और आर्टिस्ट जो है वो बेचारा सबसे नीचे है। चलो आर्टिस्ट तक भी ठीक है कि उनकी अमाउंट थोड़ी अच्छी, लाइट मैन है, दूसरे स्टाफ है, उनके लिए तो और दिक्कत आ जाती है। 100%। और ये हम देख ही रहे हैं, बट वही उसका सोल्यूशन कुछ अभी ऐसा फिगर आउट नहीं हुआ है। तो इवन फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में जो इतना कुछ कमा रही है, कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे ये ड्यूज पे नहीं किए गए। टेलीविजन तो अलग बात है, फिल्मों में भी हम देखते हैं जो 200 करोड़, बहुत लोग लोअर लेवल पे कोई है नहीं। आई थिंक हर लेवल के लिए एक सिस्टम तो बनाया गया है, जैसे एक्टर्स के लिए भी सिंटा है, उनके लिए भी उनका ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है, लेकिन वो सिस्टम कितना स्ट्रांगली वर्क कर पा रही है, अब वो चीज़ है, वो सिस्टम में जो लोग हैं। तो ठीक है, आई होप कि ये बेटर आई होप ये ब्रेक हो और आर्टिस्ट जो है फ्रीली काम कर पाए। आई होप। और इसके लिए हर एक इंसान, जैसे मैंने कहा कि कोई एक इंसान अगर गिव इन कर ले तो फिर बिकॉज सबको अपना काम करना है इवेंचुअली, तो सब वही प्रेफर करेंगे कि जो इजी हो टू वर्क विथ। और उन्होंने ऑल्सो ऐसे लोगों को इजी टू वर्क विथ का भी एक नाम दे के रखा है, जिनकी कोई डिमांड्स नहीं है, इजी टू वर्क विथ। तो वो चीज़ें भी है, हर सिस्टम, हर लेवल पे करप्शन। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, देख मैं जेडी मजीठिया सर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया यार मैं प्रोड्यूसर, वो सारी वो चीज़ें मेरे तक नहीं आ पाती है, जो चीज़ें आती है मैं उसको उठाता हूँ और कंसर्न करता हूँ। और समटाइम्स प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड करता है, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक प्रोड्यूसर है जिसके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन मैं उसे देख रहा हूँ नई नई गाड़ियाँ खरीद रहा है, उस पर कर रहा है, तो वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जी वो तो है ही। लाइक आई सेड एवरीथिंग इज, बट हर प्रोडक्शन हाउस में या हर टीम में मुझे लगता है हर इंसान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस चीज़ का। बिकॉज अगर मैं कोई चीज़ पे अग्री हो रही हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो मैं इसलिए अग्री हो रही हूँ क्योंकि कोई और अग्री नहीं हो रहा है, तो मुझे ईजी वे आउट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसके चांसेस कम कर रही हूँ, और आगे जाके मैं अपने चांसेस भी कम ही करूँगी इवेंचुअली, बिकॉज मैं अग्री होते जाऊँगी, लेकिन कहाँ तक मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलूँगी। तो वो चीज़ है, आप कहीं ना कहीं आदत भी दिला रहे हो। डेफिनेटली ये सिस्टम बना भी इसीलिए है क्योंकि हम एज एक्टर्स हम आदत दिलाते गए हर चीज़ में हाँ बोलने की। यस, हमने पहले ही अगर उसे रोका होता, पहले हमने भी हाँ चलेगा, वो 20 दिन, आई एम श्योर 30 दिन से ही शुरू हुआ होगा, टू 60 डेज, हाँ ठीक है, 90 डेज, हाँ ठीक है, बस काम दे दो या ये कर दो, कुछ ना कुछ हमने ही आदत दिलाई होगी और ये सिस्टम हमने ही बनाया है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि जैसे आप कि आज आपका वीकडे है, हम आपको कब से लाइन अप कर रहे हैं, एक लंबा टाइम लग गया आपके साथ इंटरव्यूज करने के लिए, तो मुझे ये बताइए ना कि वो जो वर्किंग आवर्स को लेके इशू उठता है कि आप 12-14, क्या पर्सनल लाइफ सफ़र करती है, कैसे मैनेज करती हैं? सो फॉर्चुनेटली जो शो मैं कर रही हूँ वहाँ पे स्ट्रिक्टली आवर्स फॉलो हो रहे हैं, तो बिकॉज एक सिस्टम बन गया है। 17 साल अभी हम आ रहे हैं शो में, तो एक सिस्टम बन गया है। एक वो है इस शो में ऐसा कुछ, बट डेफिनेटली मैंने काम किया है, मैंने 72 आवर्स भी काम किया है नॉन स्टॉप। मैं सेट पे जाके सोती थी, थोड़ा ब्रेक लेती थी, सोती थी, उठती थी, मुंह हाथ वहीं पे धोती थी, ब्रश वहीं पे करती थी, ऐसा किया हुआ है। 100% हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और पर्सनल लाइफ तो अफेक्ट करता ही है, तो वो तो है ही। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन से, जैसे कोई शो की शुरुआत होती है, अब मुझे नहीं लगता
इतना 72 आवर्स वाला सिस्टम है, बट जो 6-7 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, 3-3 दिन लगातार शूट होता था, सिर्फ टेक्नीशियंस बदलते रहते थे, लोग आते जाते रहते थे, बट अगर आप एक लीड या इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो आप सेट पर ही अपना घर बसाते थे। डेफिनेटली बहुत कुछ अफेक्ट होता है आपका पर्सनल लाइफ। और बट अभी जो मैं कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि आजकल की नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगी, अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है ना तो आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं स्पा भी जाऊंगी, मैं योगा भी करूंगी और मैं काम पर भी जाऊंगी, अगर आपको सीरियसली लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो आपको वो प्रायोरिटी रखना ही पड़ेगा। और आपको वो सक्सेस, एटलीस्ट मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है, मैं सही हूँ गलत मुझे नहीं पता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन होंगे ऐसे दिन जहाँ पे आप अपनी मम्मी के बर्थडे पे नहीं पहुंच पाओगे, होंगे ऐसे दिन जहाँ पे आप अकेला फील करोगे, आप होंगे ऐसे दिन कि आपके सारे फ्रेंड्स कहीं चले गए हैं और आप वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो बिकॉज आप सेट पर बैठे हो। ऐसे दिन होंगे और मैं लोगों को रियलिटी ही कहना चाहती हूँ, अगर आपको अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइसेस करने ही होंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि इंस्टाग्राम के 2-4 रील्स देख के आप ये मत ये कहिए, आप जब तक उस लेवल तक नहीं, पर डिपेंड करता है आपको कितना सक्सेस चाहिए, ओके आपको अपनी जिंदगी से कितना चाहिए। और वो सैक्रिफाइसेस लगते भी नहीं है, राइट। बट ये तो इनिशियल डेज हो गया ना, जब आप एक स्टैब्लिश हो गए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये इनिशियल डेज ही है। लेवल ऑफ सैक्रिफाइस अलग है, लेवल ऑफ अचीवमेंट अलग है। जैसे अगर तब मैं मैं 5,000 के लिए एक सैक्रिफाइस कर रही थी, आज मैं 50,000 के लिए कर रही हूँ। बट हर लेवल पे आप जितना सक्सेसफुल होते जाओगे आपको होगी, जितना आप अपने आप को ऊपर देखना चाहते हो होगा ही। और ये मैं एक सोशल वर्कर के बारे में भी बात कर रही हूँ, वो भी अपना फैमिली छोड़ के ही ये सब कर रहा है। सो ये बहुत लेट मैंने समझा। पहले मुझे ऐसे मोमेंट्स आते थे, मैं बहुत दुखी भी होती थी कि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ ये भी मिस कर रही हूँ वो, पर फिर मैंने कहा नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बर्थडे अटेंड कर लूंगी, लेकिन ये मुकाम जो मैं पहुंचना चाहती हूँ या फिर ये मुकाम, प्रायोरिटी की बात है। बट मुझे लगता है आप हो जाओ सक्सेसफुल, आप कर लो, जाओ आपको अचीव करना है, फिर आप बर्थडे पार्टीज अटेंड करो। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। या फिर आप करो, आप हॉलीडेज पे जाओ, आप हर 3 महीने बाद एक छुट्टी लो, आप उस मुकाम पे पहुंचो अगर आप सच में। पर ये जो लोग कहते हैं ना दोनों, और ये बैलेंस, ये ऑनेस्टली मुश्किल है। पर डेली शोज में तो मुश्किल हो ही जाएगा ना, जैसे आपका मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, तो ये तो मुश्किलें आएंगे क्योंकि हर 3 महीने में एक इंसान को एक ब्रेक चाहिए, और वो शो के तो फॉर्मेट में वो आ नहीं रहा है। तो वो आप अपने तरीके से वो फिगर आउट करने की कोशिश करो, अपने तरीके से। लेकिन अगर आप इसको दुखी, और आप इस चीज को नेगेटिव नहीं बोल सकते, यही चीज आपको इतना कुछ दे रहा है, आपको क्या मिल रहा है वो आपको वे करना है। और मैं इस चीज को लेकर बहुत रियल हूँ। हाँ, मैं इंसान हूँ, ऐसे मोमेंट्स आते ही है जहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन, बट काम तो है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता पर्सनल लाइफ के लिए, जब आपको वक्त मिलेगा पूरा दिन घर पे बैठे रहोगे, आपको वो पर्सनल लाइफ वाला वक्त अच्छा लगेगा? आप हस्बैंड से भी चिढ़ जाओगे, आप मम्मी से भी चिढ़ जाओगे, को लगेगा नहीं चाहिए वक्त तुम्हारे साथ, बस हो गया। तो आप क्या चूज करते हो? राइट, क्योंकि आपका सपना है ना ये, और ये सपना है। और इट्स लाइक कि मुझे ये भी लगता है कि मैं, बिकॉज मैं यंग एज से काम कर रही हूँ, तो आज छुट्टी है तो, और मैं यहाँ पे हूँ, तो वो क्लियर है कि आई एम अ वर्कaholic। मुझे अच्छा लगता है, ये कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में आ गया है। और मैं आपको कह रही हूँ, आपको अगर आप जन्नत में भी जाके बैठे रहो ना, वहां पे भी अगर आप रोज वहां पे बैठे हो, वहां पे भी आप खामियां ढूंढोगे। दैट इज ह्यूमन नेचर। ओके, तो बहुत लोग जो नहीं जानते, आपको बता दे कि सुनैना शादीशुदा है और उनके पति देव जी जो हैं उनके बारे में अब मैं जानना चाहूँगा। जब आपने ये सारी चीज़ें कही तो वो कैसे मैनेज करते कि क्या है हाँ? कब आ रही है? नहीं सर, लकीली वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे तब से देखा है जब से मैंने जस्ट शुरू किया, मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो उन्होंने ये पूरी जर्नी मेरे साथ तय की है, तो उन्हें पता है कि ये मेरा सपना है। इनफैक्ट ये जानते, बहुत सारे, जब शादी होने वाली थी बहुत सारे ऑपोजिशंस भी थे फैमिली वालों के यहाँ से, हाँ थे डेफिनेटली, बिकॉज उनकी फैमिली बिल्कुल इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती है, और उनको था ओ टीवी एक्ट्रेस, ओ एक्ट्रेस, बाप रे, एक माइंडसेट जो बना के रखा था।
तो बट कुणाल उनका नाम है, और उन्होंने ही सपोर्ट किया, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इनफैक्ट मुझे लगता है आज मैं यहाँ जो भी बैठी हूँ, कुणाल, मेरी मॉम, ये 2 मेजर फैक्टर्स रहे हैं लाइफ में. आज भी वो मुझे कहते हैं तुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तुझे कुछ देयर आर टाइम्स मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता, मैं डर जाती हूँ, या फिर ऑफ कोर्स ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे आप किसी और एक्टर के साथ काम कर रहे हो, को एक्टर के साथ, मेल को एक्टर के साथ, वो देखेंगे और बोलेंगे ये सीन थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा तो तेरा रोमांस ना थोड़ा तू ज़्यादा कर सकती थी, या तेरी आंखों में वो ये कम दिख रहा है, या ही. एंड अगर ऐसा आपको पार्टनर मिले जो इस तरीके से आपके काम को समझे, तो आई थिंक एक फ्रीडम, एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपको मिलती है. तो वो एक फैक्टर है, और इसलिए जब भी जिंदगी में अपना जीवन साथी चुनना बहुत सोच समझ के चुनना. तो ये जब कमेंट्स आते हैं जो आपके पूछते रहते, तो उनको कैसे आप करते कि ये कुणाल देखो क्या चल रहा है, ये सब क्यों? वो तो हंसते हैं इस बारे में. इनफैक्ट बहुत बार मुझे ऐसे भी, ओ शी इज सो हॉट, शी इज सो प्रिटी, वो तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, गुड, तो नेक्स्ट टाइम तू फिर ऐसे ही रील ये करना, वो करना, तेरा ये लुक अच्छा है, इसको और बेटर कर. ये सब चलते रहता है. हमारे बहुत क्रिएटिव डिस्कशंस होते हैं एज अ फ्रेंड. तो मैंने अपने दोस्त से शादी की है, तो उससे बेटर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अभी वो पति है तो अब ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं रहा है फॉर्चुनेटली. एंड डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज होती होगी, मेरे भी मन में होती है, उनके भी मन में होती होगी, बट विश्वास जो एक दूसरे पे है, सबसे. और बहुत कम ऐसे मर्द है मुझे लगता है जो एक औरत को कहेंगे कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ. हम जब बाहर जाते हैं सब मुझे रिकग्नाइज करते हैं. कभी कभी उनको कहते प्लीज आप एक फोटो ले लोगे. कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता है कि मैं उनके साथ हूँ एक पर्टिकुलर, तो उनको बोल देते प्लीज आप एक फोटो ले लो, ये कर लो, और वो चुपचाप जाके आज तक उन्होंने वो जाके इनफैक्ट वो 3-4 फोटोज लेंगे, और मैं उन्हें इशारे से कहती हूँ बस करो, क्या है मतलब, योर कम योर एंड स्टैंड. तो ये सब है, एंड आई एम लकी, एंड आई थिंक दैट इज वन रीजन वाई मैं खुल के कर रही हूँ जो कर रही हूँ. राइट. जैसे हम टाइपकास्ट की बात कर रहे थे, जब आपके पास ऑफर आता है तारक मेहता के शो का पार्ट, एक लंबा शो है, आप जान रहे हो, तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया इस के लिए, चलो करते हैं, देखते हैं, क्या माइंड में चल रहा था? सो इनफैक्ट कोविड के दौरान ये शो हुआ मेरे लिए, एंड जब मैंने सोचा कि पता नहीं ये इंडस्ट्री आगे कहाँ जाने वाली है, कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था, तब ये शो आया था. और तब ऐसा था कि मुझे ये ही नहीं पता कि क्या मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूंगी कि नहीं, तब ये शो आया था. बिकॉज कोविड के दौरान फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत कुछ हो रहा था, शोज बहुत ऑफ एयर चले गए थे, इंडस्ट्री बदल रही थी, नया काम ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं कि कब नया काम होगा. तो वो सारी चीज़ें तब ये हुआ, और इसके लिए मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ. अगर सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी वो एक होप रखो, यू नेवर नो. तो मैंने ऑनेस्टली जितना भी ये पॉपुलर शो है और जितना भी प्रेशर है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने इस रोल को वैसे ही अप्रोच किया जैसे मैं अपने हर रोल को अप्रोच करती हूँ, उतने ही सीरियसनेस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस के साथ. और इससे पहले भी मैं कॉमेडी कर चुकी थी, ऑफकोर्स उसमें बहुत अच्छा अलग रोल था, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रोल था, बेलन वाली बहू. और इसमें एक थोड़ा सा सोबर मॉडर्न हाउसवाइफ है, और उसमें है नखरे है, ये सब है, हस्बैंड रिलेटेड भी नोक झोंक होती है और ये सब, बट सिचुएशनल है. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कूद रही है यहाँ से वहाँ. जो शालिनी बेलन वाली बहू में कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, तो उसमें वो था, वो क्रेजी थी, वो कूदती थी, वो अचानक टेबल पे कूद जाएगी, वो ऐसी थी. तो इसमें एक अलग था, बट उतना ही ऑफ कोर्स एक रिप्लेसमेंट भी है, तो प्रेशर तो था ही, बट मैंने सब कुछ वो हटा के एक फोकस रखा कि नहीं, मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसे कोई दूसरा शो है मेरे लिए, और उतना ही फ्रॉम स्क्रैच. हाँ, कि मैं इसे अपना फ्लेवर दूंगी, और मैं नहीं किसी को कॉपी, आई एम नॉट गुड एट इट. तो मैं अपना फ्लेवर, कैरेक्टर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए उसे अपनी तरह, सुनैना कैसे करती है, तो उसे फॉलो किया. एंड फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक ही चल रहा है. आपने शो देखते थे उससे पहले, तारक मेहता के फैन थे आप? मैं शो देखती थी डेफिनेटली, बट इनफैक्ट मेरे इन लॉज बहुत देखते थे,
मतलब एक एक कैरेक्टर, एक एक वो इधर, ये इधर रहता है, ये इधर रहता है, ये वो पूरे सोसाइटी का सीन। और मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मुझे शो मिला है। शो के एक हफ्ते तक मेरे इन लॉज मुझे पूछते थे कहाँ जा रही हो, हाँ वो कुछ एक फिगर आउट हो रहा है, एक लुक टेस्ट पे जा रही हो, एक ऐसा चल रहा था। बिकॉज इतना हाइप था शो को लेके कि मैंने कहा नहीं नहीं पहले ऑन एयर हो जाने दो। तो ऐसा चल रहा था। तो जब मैंने इन लॉ, मैंने कहा कि क्या है, हमें तो सब पता है, ये तो इधर खड़े होता है, ये तो उधर, उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई। राइट। बट क्रेज तो ऑफ कोर्स शो का क्या है वो तो फैमिली पसंद करती थी, तो ये भी आप एक डिसीजन में इजी हो गया कि चलो घर में भी फैंस है मेरे तो। हाँ मतलब कौन मना करता, यू नो, आई मीन ऑनेस्टली कौन मना करता। इट्स लोगों के दिल में है ये शो, और इतने सालों से। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, क्योंकि इतना जो कुछ उन्होंने किया है, मैं वहां पर गई और मुझे वो प्यार मिला। तो मेहनत तो बहुत ज्यादा पूरी टीम की है। राइट। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इतने लंबे शोज़ है, कॉमेडी ये इतने टाइम से कर रहा हो, बहुत ही प्योर कॉमेडी के साथ चल रहा है, ठीक है, क्या 5 चीज़ें आप देखती है जो इसको स्पेशल बनाती है तारक मेहता को? आई थिंक फैमिली, आप फैमिली के साथ ये शो देख सकते हैं। और आई थिंक हर एज ग्रुप, हर एज ग्रुप, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे को या बूढ़े के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, बच्चे के लिए अलग वो है। एंड थर्ड कुड बी कि वो जो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ शो से। हर एपिसोड में एक लाइट वे में एक मैसेज दिया जाता है, तो वो टाइप ऑफ एक लर्निंग है जो आजकल बच्चों को शायद स्कूल में भी नहीं मिलती। एंटरटेनमेंट के थ्रू एक सीख तो वो दी जाती है। बहुत रिलेटेबल है, बिकॉज हर कास्ट के, हर टाइप के लोग उस शो में हैं। तो हर ऑडियंस में हर इंसान बोलता है ये मैं हूँ। इफ यू हैड टू चूज, जैसे मेरे केस में बहुत सारे हाउसवाइफ्स और लड़कियां आती है मेरे पास, एंड लाइक मैं ऐसी हूँ, मैं ये वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ें बना देती हूँ। तो बहुत ही डे टू डे लाइफ्स में वो चीज़ें हैं। एंड आई थिंक जो, अगर मैं सेट वाली बात करूँ, तो जिस तरीके का डेडिकेशन है 16-17 साल में, जिस तरीके का आज भी रीडिंग होती है, रिहर्सल्स होते हैं, हर एक सीन पढ़ा जाता है, ऐसा कभी नहीं। रीडिंग के लिए टाइम हम लेते हैं, सब एक ग्रुप में बैठ के, सब मतलब 20 के 20 आर्टिस्ट एक साथ बैठेंगे और रीडिंग होगी, सब अपने लाइंस। आज भी डिसाइड होगा, ओ ये फनी करे, ये करे, कैसे करे। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उतना इंटरेस्ट होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि नहीं इस चीज को ये करे करने के लिए, हाँ वो पैशन वो सब है। तो वो सारी चीजें आई थिंक एक बहुत ही, और इवेंचुअली तो भगवान का हाथ लोगों का एक अनरियल एक मैजिक है। अच्छा, जब भी आप कोई रोल लेती है, जब भी कोई आता है, तो अपना इनपुट अपनी तरफ से, अपनी कोई इंस्पिरेशन आती है आपको कि ये किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, ऐसा कुछ है आपका प्रोसेस? क्या प्रोसेस है? हाँ है। मैं इसके लिए मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को। वो मेरे घर की एक वर्कर भी हो, मेड हो या कोई और हो, मैं सबको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। हर इंसान से एक कुछ ना कुछ आपको मिलता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि, जैसे एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास सोच जो आती है, मुझे पता चलता है ओ अच्छा ठीक है मेरी मम्मी ऐसे करती है, बिकॉज मैं हर जगह तो नहीं हूँ। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली ऑब्जर्व करके एक चीज़ इससे ली, एक उससे ली। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि वो कैरेक्टर में तभी ही आपकी सच्चाई दिखेगी जब आप कहीं ना कहीं वो बिलीव करते हो। आपको बिलीव करना ज़रूरी है, तो ही लोग बिलीव करेंगे। दोस्तियाँ होती है सेट पर लोगों से? हाँ, मैं तो पूरा दिन, मैं हमेशा मस्त मज़े में ही रहती हूँ और हंसते रहती हूँ। तो दोस्ती तो है ही, और सबसे, इनफैक्ट ये शो भी नहीं, मेरे प्रीवियस शोज में भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है अभी तक। मतलब मेरे 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं शोज के, जहाँ पे एक रिश्ता साझेदारी का ग्रुप है अभी भी। गणपति के लिए हम दर्शन करने जाते हैं, सब एक साथ मिलते हैं अभी भी। सूरज थापर बहुत अच्छे दोस्त है, दलजीत कौर, बहुत बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त है जो है, मतलब 15-16 साल तक। आई एम फॉर्चुनेट कि ऐसे। दिलजीत के बारे में बताइए ना कुछ, क्या जी, किस तरह का आप दोनों का बॉन्ड है? जैसे आपने बताया कि वो आपके मेकअप एंड ऑल सारी शी इज माई सिस्टर, मेरी बहन जैसी है। हम सालों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ, मैं उसे कॉल करूंगी, ऐसा होगा ही नहीं कि वो बोलेगी इमीडिएटली घर पे आ जा।
सो वो काइंड ऑफ रेयर यू नो, एंड नेवर वंस एक कॉम्पिटिटिव के ओ ये भी एक्ट्रेस है ये भी ट्राई कर रही। हम दोनों सेम शोज के लिए ऑडिशन दे चुके हैं। अच्छा, या सेम रोल के लिए? सेम रोल के लिए, जहाँ पे मैंने एक शो किया था, मैंने पायलट शूट किया था, फिर बाद में आई थिंक उनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, फिर दलजीत वो शो में सिलेक्ट हो गई। उसने मुझे कॉल किया ऑडिशन के वक्त और उसने कहा कि मैं ऑडिशन दे चुकी हूँ, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, बट तू ये पहले कर रही थी, मुझे पता चला, तो सब ठीक है, व्हाट इज अ थिंग। आई एम लाइक ऑफ कोर्स जस्ट गो हेड। तो दैट काइंड ऑफ यू नो, वो शायद एक सोल कनेक्शन है, राइट, जो बहुत रेयर होता है। राइट, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो इस तरह से रिवर्ट करते हैं और पूछते हैं, कंसर्न दिखाते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे बता। या बिकॉज शी इज टोल्ड मी कि करूं क्या करूं नहीं करूं, तेरा क्या है, तुझे इन्फॉर्म किया गया है क्या है, सब कुछ। सो आई एम लाइक यू नो, वो एक फोन कॉल ही काफी है यू नो के बताने के लिए बहुत कुछ। पर्सनली भी हमारे लाइफ में मैंने हर शो ज्वाइन करने के पहले दलजीत को कॉल किया है ऑफिस से। तो 3-3, 6-6 महीने कभी हम बात नहीं करते और मैं उसको फोन करती हूँ तो कहती है कौन से प्रोडक्शन हाउस में है। तो वो एक टाइप का यू नो कि क्या है, तो लिटरली एवरीथिंग, मतलब उसने मुझे देखा है बढ़ते हुए फ्रॉम माय फर्स्ट शो। राइट। लेकिन जब दिलजीत के साथ एक फेज आया वो उसमें मुश्किल वक्त में, उस तरह आपके परिवार की तरफ से क्या सपोर्ट था टुवर्ड्स उनको? हम वी आर फैमिली ओनली, सो यू नो इवन माय मॉम हो या सब कुछ, वी ऑल आर इन टच, एवरी सेकंड डे हमारी बात होती है। तो वो है, अभी सबके लाइफ में यू नो उतार चढ़ाव होते हैं, सिर्फ ये है कि हम एक्टर्स हैं तो हमारा इशू बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो जाता है, विच इज़ एक ड्रॉबैक है कि यू नो ऐसे पॉपुलैरिटी है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन जब ऐसा कोई लो पॉइंट आता है तो सबसे ज़्यादा वो उछल जाता है पेपर्स में, मीडिया में, सब जगह। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने और दलजीत ने कभी भी एक दूसरे के लिए पब्लिकली बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है, क्योंकि उसमें हम बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं ना, अपने करीबी दोस्त के साथ सबसे कम पिक्चर्स होंगे आपके। वो वाला फंडा है। बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, एंड शी इज बहुत स्ट्रांग लड़की है। वो बहुत स्ट्रांग है, वो तो खुलकर उन्होंने सारी बातें भी कही और सारी चीजें बताई कि देखो मैं क्या फेस कर रही हूँ। वहाँ इंटरव्यू में भी आई थी, उन्होंने भी सारी चीजें बताई कि क्या चीजें हैं, क्या मुश्किलात आई, कहाँ गलत गए, कहाँ सही हुआ, क्या डिसीजन लेना चाहिए। जी, या शी इज वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ सीखना है उससे। मैंने हमेशा उससे यही कहा है कि जैसे वो चीज़ों को हैंडल करती है यू नो, और जैसे वो मतलब वो मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं ज़रा बात पे रोने लग जाती हूँ। देयर आर टाइम्स कि उन्होंने आके मुझसे कुछ शेयर किया है, प्रॉब्लम उनका है, रो मैं रही हूँ, और फिर बाद में वो मुझे कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं, और ऐसा है हमारा यू नो। बट आई थिंक वो हर चीज़ से बाहर निकल आएगी, क्योंकि जो मैंने उनकी जर्नी देखी है, एंड जेडन उनके साथ है, वो उनका सबसे बड़ा यू नो स्ट्रेंथ है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई था कि ये यार ये काम करना था, और मतलब बोलते हैं यार सब कुछ सही था और चीज़ें नहीं हो पाई, रिग्रेट होता है लाइफ में, ऐसा कुछ हो तो? रिग्रेट तो नहीं होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ है तो कोई एक रीजन से ही हुआ है, ये डेफिनेटली। और अगर मैं ये कहूंगी कि जैसे कोई फिल्मों के लिए कुछ आया होगा जिसके लिए मैंने मना किया होगा, ये सोच के कि नहीं फिल्म बड़ी है पर शायद ये रोल उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसे हुआ है बहुत बार कि यू नो नहीं, लेकिन ये फिल्म है और इतना बड़ा प्रोडक्शन, इतना बड़ा बैनर है, मैं क्यों मना कर रही हूँ, ऐसे सेकंड थॉट्स आए हैं। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा, मे बी 2 सेकंड के लिए वो हुआ होगा कंफ्यूजन, नॉट रिग्रेट। और फिर जब मैंने किसी और को वो रोल करते हुए देखा होगा, 2 सेकंड के लिए वो आया होगा कि पॉपुलर तो वो हुई है बिकॉज वो बड़ी फिल्म है, लेकिन फिर मुझे लगा है कि मे बी वो मेरे नसीब में ही नहीं था, इसीलिए वो कन्फ्यूजन था। और जो मुझे मिला है वो छोटा भी रोल होना, तो वो रोल को टचवुड मतलब मैंने अपना इतना दिया है कि वो रोल अच्छा आया है। सो अब तक, एंड ऐसे नहीं है, आई एम स्टिल ओपन, आई मीन पिक्चर अभी बाकी है। आई एम स्टिल ओपन यू नो मैजिक के लिए, कब क्या हो मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली। इसके लिए मैं कहती हूँ ना, जिस चीज़ के लिए मैं आज मना कर रही हूँ, हो सकता है कल वो चीज़ मुझे करनी हो। तो आई नेवर से नेवर। अच्छा, फैंस को लेके एक रहता है ना कि आप जब इतना एक्टिव होते हो सोशल मीडिया पे, सारी चीज़ होती है, तो बहुत बार आप ट्रोलिंग का भी होते हो, तो कैसे हैंडल करते हो आप? क्या माइंडसेट रखते हो कि चलो ठीक है बोलो तुम लोग? एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट। ज्यादा मत लोड लो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्यों आपको वो
उनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने रियलाइज किया है कि जो ये कर रहे हैं वो अटेंशन के लिए या तो कर रहे हैं कि उन्हें अटेंशन चाहिए, जो मैं उन्हें बहुत देती हूँ। मैं अपने फैंस फॉलोअर्स को बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइक करते जाऊँ उनके मैं जब थकी हुई ना, मैं फ्री टाइम में मैं ये लाइक सारे पोस्ट, बिकॉज मुझे पता है कि वो प्यार, वो एक लाइक का क्या मतलब है उनके लाइफ में। बट जो ऐसे ट्रोलर्स होते हैं, मुझे लगता है कि इग्नोर इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वही चीज़ उनको वो बोर हो जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे। यहाँ बहुत बार है कि मैं अफेक्ट होती हूँ, बिकॉज कभी कभी फैमिली पे कमेंट्स आते हैं, ऐसे कमेंट्स जो अरे आप क्यों ये घसीट रहे हो, ये कुछ है ही नहीं, मतलब इसका मतलब, और मेरे वजह से कोई क्यों और सफ़र करे। स्पेशली बिकॉज मेरे इन-लॉज इस इंडस्ट्री से नहीं है, गलती से कोई मामी चाची किसी ने देख लिया और उनको बता दिया तो वो चीज़ सिर्फ उनके लिए, बाकी खुद के लिए मुझे वो रिस्ट्रिक्ट है, इग्नोर करती हूँ। और अब आदत हो गई है तालियों की भी और गालियों की भी, तो हाँ ये तो है ना आपके प्रोफेशन का। हाँ, अगर तालियां मिल रही है तो गालियां मिलेगी ही ना। जरूरी नहीं है सबको मैं पसंद आऊंगी, और जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा बेस्ट ही होने वाला है वर्कआउट, होगी ऐसे दिन हो गए। और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ, मैंने अपने आप को माफ करना सीख लिया है। माफ करते हो मतलब किस सेंस में, कुछ समझाइए। मतलब होता है ना, हम कभी कभी अपने आप को माफ ही नहीं कर पाते कि ये कितना ऑब्सेशन जो खुद से है, उतना मेरा है ही नहीं खुद से ऑब्सेशन, कि अभी मैं अगर कुछ एक सही तरीके से दिख नहीं रही हूँ। जैसे लुक्स को लेके बहुत हमारी इंडस्ट्री में है कि जिसकी वजह से लोग बहुत सारे सर्जिकली, कॉस्मेटिकली खुद को बहुत कर देते हैं कि मुझे परफेक्ट दिखना है। नहीं, मेरा वो नहीं है। इट्स ओके, आई नो कि एक मेरी नाक ऐसे है या मेरे होठ ऐसे या मेरे आईज, आई एम ओके। वो एक पीस बना लिया है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो उस वे में मैं बोल रही हूँ कि जितना आप खुद को ऑन अ रेगुलर बेसिस माफ करना सीखो, उतनी आपकी जिंदगी पीसफुली जाएगी, और आई थिंक उतना ही आपके चेहरे पे नूर होगा। आप खुद को थैंक यू बोल रहे हो कि तू जो भी है बेस्ट है, तो वो चीज मैंने हमेशा ध्यान रखी है। राइट, बट डू यू सपोर्ट, जिस तरह से अगर आप अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए ऐसी चीजें सपोर्ट करते हैं? आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट माइंड जो लोग कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। आई मीन आई डोंट जज दैट। लेकिन ये है कि एक तो मुझे बहुत डर लगता है और ऑनेस्टली, और मुझे लगता है कि जो है उससे बहस ना हो जाए। बट जो लोग कर रहे हैं एंड जिनके लिए वो वर्क कर रहा है, इट्स ग्रेट, जिनके पास उतने गट्स है और जो भी है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ऑब्सेशन लेवल थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग। और वी नो कि बहुत सारी मेडिकली चीज़ें गलत भी हो सकती है, तो इट्स नॉट वर्थ इट इवेंचुअली। और इसके लिए मैंने कहा कि जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, बी हैप्पी कि ये है, यही है। और एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी बहुत है, जो मुझे भी कहा गया था कि आपकी नाक ना, आपके होठ ना, आपके ये ना, आपके वो, ये सब होता है। और प्रेशर में लोग आते हैं, गर्ल्स जो आते हैं कि ओ अच्छा ये है, ये मैं ये कर दूंगी फिर काम मिल जाएगा, मैं ये कर दूंगी फिर, ये सब होता है। बट वहीं पे आई थिंक आपका एक फैमिली सपोर्ट, एक फ्रेंड सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो आपको रियलिटी में लाए कि ये ही तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, आप आध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं? रिलीजियस उतना नहीं, स्पिरिचुअल आई थिंक मैं हूँ, स्पिरिचुअल मैं हूँ। और ये जर्नी अपने आप ही आई मेरे लाइफ में। आई थिंक पिछले 2-3 साल से मैं कह सकती हूँ कि अपने आप ही ऐसी चीज़ें आसपास मुझे खींचती गई, ऐसी चीज़ें। और हाँ, और मैं जैसे ज़्यादा, मैं वही मैं कह रही हूँ, मैं मंदिर यहाँ वहाँ ज़्यादा वो नहीं ये करती, एनर्जीज में मैं बिलीव करती हूँ, बट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। जैसे मैं अपने वे में, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन अपने वे में मैं चीज़ें जितना मैं चैरिटी या दे सकती हूँ उतना करती हूँ। मैंने 2 साल हो गए अब, मैंने एक कैट अडॉप्ट किया जो हमारे सेट पे था, एक्चुअली भाग रहा था पता नहीं कहाँ से, तो वो अब घर पे है। उसके बाद मैंने इनफैक्ट काफ़ी दूसरे कैट्स के लिए भी चीज़ें करनी शुरू की। तो इवेंचुअली मेरा गोल ये है लाइफ में कि जब जब मैं काम नहीं कर, एक्टिंग नहीं कर, एक्टिंग तो मैं करते रहना चाहती हूँ एंड तक, लेकिन जब थोड़ा कम कर रही हूँ तो मैं ऐसे टाइप के कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़ूं। ओके, हाँ, आप बीके शिवानी जी को फॉलो करते हो? मैं उनके सत्संग में जा चुकी हूँ काफ़ी बार, और हाँ मतलब उनकी बातें अच्छी लगती है। शिवानी दीदी से बहुत बार मिल चुकी हूँ, बहुत एक काम और एक पीस फील होता है। तो हाँ मतलब वो जब भी बुलाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं हमेशा जाऊँ। कैसे हेल्प करता है ये, अगर आप
इसके मतलब कि प्रेशर में है, सिचुएशंस, आप लोग इतना हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें कैसे ये हेल्प करता है? अगर थोड़ा आई थिंक समझा ये पाए। होना ही चाहिए सबके लाइफ में। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ये प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करूँ, कोई भी टाइप का प्रैक्टिस जो आपको सूट करे, बिकॉज जैसे हम खाना खाते हैं तो मेंटली भी एक फूड है वो हमारे लिए, तो वो होना ज़रूरी ही है। वो कहीं ना कहीं आपको स्थिर रखता है। और प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत डाउन्स आ चुके हैं, और यही सब चीज़ों ने मुझे उसमें से बाहर निकाला है। एक पेशेंस, एक स्थिर रहने की ताकत। तो ये चीज़ों से आपको मिलता ही है। आप अपना रास्ता चुनिए जिसमें आपको पीस मिलता है। कभी कभी आपको पीस देने से भी मिलता है, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि हैप्पीनेस क्या है, हर्ष क्या है। सिर्फ वो नहीं है कि ओके मैं पैसा कमाऊं, या फिर ये गाड़ी आ जाए, या फिर गाड़ी के बाद फिर वो बंगला आ जाए, फिर वो आपको कुछ महीने कुछ दिन के लिए वो अच्छा लगेगा, उसके बाद आप उससे भी ऊब जाओगे। फिर क्या, फिर कहाँ पे ढूंढोगे आप? तो मैंने मेरे लिए रियलाइज़ किया है एटलीस्ट, और शायद मैं पता नहीं यंग हुई है कहने के लिए, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत वक्त तक नहीं। और मैंने रियलाइज़ किया है खुद के एक्सपीरियंस से कि आज एक आईफोन खरीद लो 17, फिर गाड़ी, फिर ये, पर एंड क्या है उसका? मुझे खुशी मिल रही है जब मैं जानवरों के लिए कुछ कर रही हूँ, या जो अंदरूनी खुशी वो मुझे उससे मिल रही है। और फ्यूचर प्लान होपफुली वही है। ओके, क्या एक्साइट करता है आपको? फेम, पावर, मनी? आई थिंक लव, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ऑल हम सबको लव ही चाहिए। मनी के बाद भी अगर लोग आपसे प्यार नहीं करते, मनी क्या आप लोगों के लिए खरीदोगे? आप टू शो पीपल। घूम फिर के अगर आप देखो, एंड पॉइंट इज लव। वी ऑल वांट लव। हमको पावर भी क्यों चाहिए? क्योंकि मैं पावरफुल रहूंगा, लोग मेरी बात सुनेंगे, लोग मुझसे प्यार करेंगे। या पैसे मेरे पास आएंगे तो सब कुछ मेरे पास होगा, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझसे जुड़ेंगे। फेम, पावर, और क्या बोला आपने? फेम भी वही है, लव। तो एंड पॉइंट इज लव। और आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे प्यार मिल रहा है, तो एंड मुझे वही चाहिए इवेंचुअली। ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आप बात करना चाहते हैं? इसमें हम ओपन है, अगर कोई आपको ऐसी कोई बात, टॉपिक जो आप डिस्कस करना हमने बहुत कुछ कवर किया है, हर्ष। और मुझे बहुत हर्ष भी फील हो रहा है। सॉरी, जस्ट लाइफ में कौन सी चीज़ें अवॉइड करती है आप? क्या ऐसी बात है जो अवॉइड करती है? सो अवॉइड नो, बट ऑब्वियसली आई एम एज इम्परफेक्ट एज मैनी एज ह्यूमन बीइंग। तो मुझे फियर्स तो मेरे बहुत है जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ। अटैचमेंट वाला फियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाला एक डर हमेशा है कि मैं चीज़ों से नहीं, मैं लोगों से, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब बहुत अटैच हो जाती हूँ। तो वो चीज़ों ने आई थिंक मुझे मेरी लाइफ में कुछ मतलब बहुत सीख दी है, और बहुत बार सीख दिया है, और बहुत ट्रबल भी किया है। वो नेगेटिवली भी मेरे काम में भी इफ़ेक्ट हुई है। इनफैक्ट अटैच हो जाती हूँ बहुत जल्दी, लोगों को अपना बनाने की कोशिश करती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि नहीं, जैसी मैं हूँ वैसे ही वो ये करे, और वैसा नहीं होता है। फेयर इनफ, उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, बिकॉज सब वैसे नहीं सोचते आपकी तरह। तो वो एक चीज़ मेरे काम पे बुरा इफेक्ट कर चुकी है बहुत बार। अच्छा, कोई फेस बता सकते हैं आप जब आपने ये चीज़ें फेस की थी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, बिकॉज वो मेंटली आप एक्टर हो ना, तो आप इतने सेंसिटिव हो, जो आपके आंखों में, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ दिखता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो डेफिनेटली आप फोकस नहीं कर रहे हो अपने काम की तरफ, उतना ऑनेस्टी नहीं रख रहे हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजन। तो वहीं पे जो आप बीके शिवानी या शिवानी दीदी की बात कर रहे थे, तो वहीं पे वो चीज़ें आती है मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं उनसे जुड़ी, कि मुझे लगा कि नहीं, ये एक डायरेक्शन मुझे दिखा रही है जो मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन कभी कभी आप कोई दूसरे इंसान से बात सुनते हो तो आपको समझ में आता है हाँ, ये फॉलो करना ज़रूरी है। तो एक सर्टेन इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आई थिंक वो आपके लाइफ को ऊपर नीचे कर दे। आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है अगर लाइफ में, और आप इमोशनली सही नहीं हो, तो वो पूरा खराब कर देती है चीज़ें, आपका करियर पे इफेक्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे आ चुके हैं लाइफ में फेजेस जहाँ पे ना मुझे लगा है कि मैं अपने काम पे नहीं ध्यान दे पा रही हूँ।
और ऑफ कोर्स ये अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली चीज, डिटैचमेंट जो सीखना है अभी भी वर्क कर ही रही हूँ उस पर। अगर थोड़ा बता पाए रीजन जो प्रोफेशनल था पर्सनल था? पर्सनल ही था Personal. डेफिनेटली, Okay. जो प्रोफेशन को इफेक्ट रहा कर रहा था। और मतलब हर चीज में आई एम अ लिटिल सेंसिटिव, मुझे तो वो अच्छी चीज भी है फॉर एन एक्टर, बिकॉज आप सेंसिटिव हो तो आप जल्दी से चीजें पकड़ते हो, जो अनसेड चीजें भी आप इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, वो सारी चीजें आप इमोट कर पाते हो, अंडर द लाइंस आप कर पाते हो। लेकिन पर्सनली वो चीज बहुत हेक्टिक भी हो जाती है, आपका मानसिक लेवल भी थोड़ा उससे ऊपर नीचे हो जाता है। तो खुद को काम रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा कि आज के टाइम में काम और हेल्थ और वो सब के साथ मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। आई मीन वी सी सो मेनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, जैसे सुसाइड्स, ये सब हैपनिंग, तो जहाँ पे लोग अपना करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सो उसका फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें, सो दैट इज एटमॉस्फेयर आसपास का कैसे पॉजिटिव रखते हैं आप? मतलब क्या कोशिश रहती है आपकी चीजें? आई थिंक मैं रियलिटी में रहती हूँ, मतलब जैसे आपने कहा ये फेम पावर वो सब चीज़ें हैं आप बाहर, लेकिन इवेंचुअली जब मैं घर पे आती हूँ, आज भी मेरी मम्मी मुझे कहती है कपड़े नहीं सुखाए हैं, उसका क्या तो ये यहाँ पे क्यों रखा, इतनी गंदगी, ये सब जो रोज घर में चलता है कि कि खाने का मुझे बताया नहीं, टिफिन घर पे कैसे लेकर आई भर के, ये वो। तो दैट कीप्स मी रियल कि दीज थिंग्स, ठीक है वो सब हो रहा है, और वो सब के साथ साथ ये जो मुझे रियल प्यार और रियल अटेंशन ये सब मिल रहा है, ये तो है ही ना, ये तो कहीं नहीं जा रहा है ना। सो वो हमें होना ज़रूरी है। इसके लिए आप दोस्त भी ऐसे चुनो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, दैट इज पार्टनर्स जो भी है, ऐसे चुनो जो सही हो आपके लिए। सही हो, राइट। लेकिन जैसे कि आप एक टीवी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप एकजुट रहते हैं, उस दौरान पे जब चीज़ें रहती है तो आप उस दौरान पे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, सब अलग अलग सिचुएशंस में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस समय अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखते हो? मैं कोशिश करती हूँ अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान दूँ, और अपने लाइक आई सेट के सेट के बाहर भी एक दुनिया होनी ज़रूरी है, तो आपको पता चले कि ये मेरी दुनिया नहीं है, और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हो भी रहे हैं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट माई लाइफ, मैं घर पे इसको नहीं लेके जा सकती। तो वो एक बैलेंस, वो एक चीज़ होना, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, वो एक लाइन होना ज़रूरी है। क्योंकि चलो आज एक एक्टर से नहीं बन रही फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो घर पे नहीं आ रहा ना मेरे साथ, तो घर पे मुझे सिर्फ अपना काम करके जाना है, बिकॉज सब जगह आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके ही जैसे, आपके माइंडसेट से। लेकिन फॉर्चुनेट, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट पीपल हैव लव्ड मी, एंड मतलब है, जैसे मैं कहती हूँ कि वो एक या दो लोग जो नहीं मायने रखते या जिन्होंने थोड़ा कुछ अलग किया, उनकी वजह से मैं 10 लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती जो मेरे साथ इतने अच्छे हैं, जिनकी वजह से मैं ग्रो कर रही हूँ। सो वो एक, आई एम लकी। ओके, ठीक है। तारक मेहता के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट बताइए जो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप देखते हैं फ्यूचर में कि यार कुछ ऐसा काम करना है, या आप इंजॉय करते हैं OTT? आई थिंक फैंटेसी में मैंने अब तक कभी ट्राई नहीं किया है कुछ, लाइक सुपर पावर एंड एक सुपर वुमन तो हम फील ही करते हैं खुद को, पर हमारे पास केप नहीं है, सिर्फ वो एक चीज़ है, बट सुपर वुमन तो हम है ही स्त्रियाँ, इतना कुछ मैनेज जो कर रही है वही सुपर। आज भी सुबह को मेकअप लगाते लगाते और आभी के वो पॉडकास्ट देखते देखते आई एम लाइक मशीन, वॉशिंग मशीन ऑन है, 5 मिनट में बंद करना है, तो वो सारी चीज़ें, और उसके बाद अरे मम्मी को अपना वो कुछ फिगर आउट करना है, उनका एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर, ये सब, तो मुझे तो यही सुपर वुमन लगता है। बट फैंटेसी, लार्जर देन लाइफ, वो एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अब तक, वो आई वुड लव टू। ओके सुनैना, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। वैसे आपको किसी ने कहा कि आपकी स्माइल यामी गौतम जैसी है? थैंक यू। मुझे ऐसा फील हुआ, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारी इस कन्वर्सेशन से पॉजिटिव चीज़ें आए, और जो एक लोगों का नज़रिया है, खास करके हम जैसे कास्टिंग को कहा कि खूबसूरत लड़कियां या लड़के जो हैं वो अच्छे एक्टर नहीं होते, जो सोच है वो टूटे, और आपसे मैं चाहूँगा कि बेटर कुछ और प्रोजेक्ट्स देखने को मिले और हम दोबारा बातें करें। 100%, एंड थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। मैं बार बार हर्ष कह रही हूँ क्योंकि मुझे वो फील भी हुआ, एंड थैंक यू। वन ऑफ माई फर्स्ट पॉडकास्ट है शायद ये, एंड बहुत सारी हमने बातें की, और मुझे खुद
मैंने कुछ कुछ डिस्कवर भी किया खुद के बारे में ये पॉडकास्ट के थ्रू. सो इंटरेस्टिंग. थैंक यू.